जल दुर्ग के समान थे। जिसके चारों तरफ नदियां थी, जिसके चारों तरफ नदियां थी। यह नगर गंगा, यह नगर गंगा, गंडक और सोन के मुहाने पर स्थित थी, और सोन के मुहाने पर स्थित थी। गंगा, गंडक और सोन के मुहाने पर स्थित थी। मुहाना समझते हैं ना, जहाँ पे जाके जो है मिलता है नदी, वो मुहाना बोला जाता है। जहाँ पे नदियों का मिलन होता है, मुहाना हो जाता है वो। और जब मिलता है तो बहुत बड़ा क्षेत्र बनाता है वो, है मैश्योरी तो अलग चीज़ होता है वो डेल्टा बनाता है, तब उसको बोलते हैं मैश्योरी। यहाँ पे वो डेल्टा वाला पार्ट नहीं बोल रहे हैं, जहाँ पे मिलता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि मान लो कि एक नदी इधर से जा रहा है, मान लीजिए एक नदी इधर से जा रहा है और ऊपर से उत्तर की ओर से नदी आ रहा है, आके इसमें मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। तो ये वाला जो एरिया हो गया, ये क्या हो गया, ये मुहाना हो गया ना इसका, ठीक है। इधर से भी नदी क्या कर रहा है, इधर से भी रक्षा कर रहा है, इधर से, तो इधर से भी आक्रमण होगा तो ये नदी इधर से रक्षा कर रहा है, इधर से आक्रमण होगा तो इधर से रक्षा कर रहा है। समझ में? ये क्या कर रहा है, जल दुर्ग बना दे रहा है। मतलब जो दुर्ग हम बनाते हैं ना, कोई भी अगर हम राज्य का किला बनाते हैं तो किला की रक्षा के लिए क्या करते हैं, चारों तरफ से दुर्ग बनाते हैं। लेकिन पाटलिपुत्र क्या, चारों तरफ से नदियों का दुर्ग बना हुआ है। मतलब चारों तरफ से पानी, जल दुर्ग है, जल का दुर्ग बना हुआ है। मतलब इधर से भी मान लीजिए कि जो है, अगर हम साउथ तरफ से देखें तो इधर से मालूम चल रहा है कि जो है गंगा आ जा रहा है। समझ में? मतलब अगर हम देखें उधर से तो पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा आ रहा है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर हम देखें, यूपी से अगर हम देखेंगे गंगा को तो बिहार में जहाँ घुस रहा है तो पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। पटना जा रहा है तो पटना तो बिहार का साउथ वाला पार्ट हो गया, तो मतलब साउथ वाले पार्ट में गंगा पहुँचा, ठीक है। गंगा में जो है, गंगा में उधर से आ गया जो है सोन नदी, उधर से सोन नदी आ गया, इधर से गंडक नदी आके मिल गया, ठीक है। सोन मिला, गंडक मिला, और उसके अलावा जो है पुनपुन नदी भी आके जो है बना दे रहा है दूसरे तरफ से। तो चारों तरफ से तो नदियों का जाल बिछ गया पटना में। तो अगर पटना में प्रवेश करना है तो आपको नदी से प्रवेश करना होगा, किसी भी नदी के थ्रू ही आपको जाना होगा। ऐसे ही पटना प्रवेश किसी भी रूट से जाएंगे आपको ब्रिज से पार करना ही पड़ेगा। अगर नॉर्थ से आएंगे तो आपको जो हाजीपुर वाला पुल पार करना पड़ेगा, गांधी सेतु बहुत लंबा है। तो जो है ये है, आप गंगा जो है क्या बोलते हैं, जिसके चारों तरफ नदियाँ थी, नगर गंगा, गंडक और सोन के मुहाने पर स्थित था। सरयू और पुनपुन नदियाँ भी पाटलिपुत्र के सरयू और पुनपुन, पुनपुन नदियाँ पाटलिपुत्र के नज़दीक थी। वस्तुतः पाटलिपुत्र चारों तरफ से नदियों से घिरे होने के कारण
चारों तरफ से नदियों से घिरे होने के कारण अत्यंत सुरक्षित स्थिति में था। अत्यंत सुरक्षित स्थिति में था। ठीक है। उत्तर और पश्चिमी दिशा में, उत्तर और पश्चिमी दिशा में सोन और गंगा नदियाँ, सोन और गंगा तथा दक्षिण पूर्वी दिशा में पुनपुन नदी, दक्षिण पूर्वी दिशा में पुनपुन नदी इसकी सुरक्षा करती थी। दक्षिण पूर्वी दिशा में पुनपुन नदी इसकी सुरक्षा करती थी। इन नदियों को पार कर आसानी से, इन नदियों को पार कर आसानी से पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना संभव नहीं था। पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना संभव नहीं था। इसलिए यहाँ के शासकों को बाहरी आक्रमण और अपनी राजधानी की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। बाहरी आक्रमण, पाटलिपुत्र, इसलिए यहाँ के शासकों को बाहरी आक्रमण और अपनी राजधानी की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। यहाँ के शासकों को बाहरी आक्रमण और अपनी राजधानी की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। नौका, हाँ नाव तो होगा, मौर्य साम्राज्य में नाव का मिलता है प्रचलन, है ना, लेकिन इस तरह का नहीं था कि नौ सेना ही बनाया गया होगा। नौसेना टाइप का नहीं बना हुआ था, लेकिन नौका मिलता है और नाव से तो व्यापार वगैरह का साक्ष्य मिलता ही है। और हो सकता है छोटा मोटा नौका अध्यक्ष भी मिलता है, तो नौसेना भी रखा हो, नदी किनारे है तो मान लीजिए आक्रमण कोई करे तो जो है तुरंत जो उसका जवाब दे दिया जाए पानी में ही, है ना। जैसे अमेरिका में है कि जो है, अमेरिका में है कि जो है जैसे जो है आक्रमण अगर नौसेना से करेगा तो भी रोक लेगा, हवाई मार्ग से करेगा तो भी रख लेगा, स्थल मार्ग लगता नहीं है। भारत का सिचुएशन सबसे ख़राब है, चाहे यूरोप का कोई देश का ख़राब होता है, यूरोपीय देश का स्थिति ख़राब होता है, चाहे मिडिल ईस्ट वाला स्थिति ख़राब है। चारों तरफ से आपको जो है ज़मीनी बाउंड्री लग रहा है, कौन आपके ऊपर आक्रमण कर देगा, कब रुष्ट हो जाएगा कोई नहीं जानता है, समझ में। अब भारत में देखो कभी बांग्लादेश से प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी पाकिस्तान से हो जाएगा, कभी श्रीलंका भी आग दिखा देगा, अब तो नेपालों का भी कभी आग दिखा देता है, चीन तो दिखाता ही है। तो चारों तरफ से इतना सारा दुश्मन है, इतना सारा पड़ोसी है कि एक को रोकेंगे दूसरा फिर भी बचे हुए हैं, कम बड़ी बात नहीं है, फिर भी बचे हुए हैं, कम बड़ी बात है। ठीक है, तो
तो ये इसका दो देखो, भौगोलिक स्थिति में दो देना है। एक तो जो है जो उत्तर भारत का उपजाऊ जो भूमि है उसके मध्य में स्थित है ये राज्य, मिडिल में जो है ये राज्य स्थित है। दूसरा इसका जो है जो जोग्राफिकल कंडीशन है ना, भौगोलिक जो स्थिति है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है इसका राजधानी जो है, दोनों राजधानी क्या है, एक तो पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक जो है नदियों से घिरा हुआ है, इसलिए दोनों राजधानियों पे इनका आक्रमण जो है होना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए जो है चिंता निफिक्र होकर आक्रमण करते रहते थे चारों तरफ, क्योंकि इनके यहाँ आक्रमण करना आसान नहीं था। तो अपना आक्रमण बच गए, दूसरी जगह आक्रमण करते रहो। ठीक है। दूसरा, मगध में आर्थिक साधनों की बहुलता। दूसरा पॉइंट देखो, मगध में आर्थिक साधनों की बहुलता। देखो, मगध की आर्थिक संपन्नता ने भी, मगध की आर्थिक संपन्नता ने भी मगध के उत्थान में सहायता पहुंचाई। मगध के उत्थान में सहायता पहुंचाई। मगध का क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था। चूँकि इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती थी, इसलिए बिना ज़्यादा परिश्रम के, बिना ज़्यादा या अधिक परिश्रम के उपज अधिक होती थी। उपज अधिक होती थी। अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर उद्योग धंधों एवं व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ। उद्योग धंधों के विकास के साथ साथ नगरों का उत्थान हुआ। उद्योग धंधों के विकास के साथ साथ नगरों का उत्थान हुआ। सिक्के का भी प्रचलन चला। हाँ, सिक्के का भी प्रचलन चला। तथा राज्य को भी
इस आर्थिक संपन्नता में हिस्सा मिला। इस आर्थिक संपन्नता में हिस्सा मिला। राज्य ने विभिन्न प्रकार के कर वसूली की, टैक्स वसूली, टैक्स वसूली की परिणामता वह आर्थिक रूप से संपन्न बन गया। तथा आर्थिक संपन्नता ने उसे अपनी सैन्य शक्ति के संगठन और विस्तार का मौका दिया। सैन्य शक्ति के संगठन और विस्तार का मौका दिया। ठीक है। क्या आप देखो, सिंपल सा है। अब मगध वाला जो है बोला जाता है कि जो है ये कौन सा पार्ट था। अगर हम लोग भारत वाला जो स्थिति देखेंगे, मान लीजिए कि भारत वाला स्थिति है, तो ये भारत का जो है बीच वाला पार्ट में है, उत्तरी और दक्षिणी के बीच के पार्ट में चलता है। ठीक है। जो मैदानी भाग है, उस मैदानी भाग का बीच में, ऊपरी मैदानी भाग, निचले मैदानी भाग का बीच का जो है बिहार जो पार्ट है। अब इसमें जो है इसमें क्या है कि जो है मैदानी पार्ट तो है, समतल भूमि तो है, साथ में नदियाँ का भी जो है एक श्रृंखला इसके पास है ना। विभिन्न जो है नदियों का श्रृंखला है, और नदियों के होने का फ़ायदा भी है। बाढ़ भी है तो फ़ायदा भी है। बाढ़ के साथ क्या करते हैं, हर साल जो है नई मिट्टी लेके जाते हैं, जो उपजाऊ मिट्टी होता है। नुकसान पहले नहीं होगा, अब है। क्यों? क्योंकि आप जो है नदियों का जो तट क्षेत्र होता है ना, आप तट क्षेत्र को जो है आप क्या कर रहे हैं, संकुचित कर रहे हैं, और उस पर शहर बसा दे रहे हैं, गांव बसा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी बात है, पानी कहाँ जाएगा? पानी ओवरफ्लो होगा तो तटबंध तोड़ के आपके घरों में तो घुसेगा। पहले जो है नदियों का तटबंध बड़ा बड़ा होता था, साइड में जाके गांव बसाते थे, तो गांव में पानी घुसता नहीं था, क्योंकि पानी जहां आपका रुकेगा पानी घुसेगा, स्टोरेज होगा। तो पानी अगर तटबंध में नहीं निकल पा रहा तब ना फ्लो होकर उधर जाएगा, लेकिन अगर आसानी से तटबंध निकल जाएगा तो दिक्कत नहीं है। आज नदियों का हालत क्या है, तटबंध को क्या कर रहे हैं आप, तोड़ तोड़ के फैला रहे हैं। बालू लेने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, नदियों को तटबंध को जो है समाप्त कर दिया। तटबंध जो गड्ढा था और उसको क्या कर रहे हैं, फैला दिया चारों तरफ से, इस टाइप से जा रहा है, उसको और फैला रहे हैं बालू लेने के चक्कर में। तो क्या नदी फैल गया है, फैल रहा तो उसको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा तब ना। वो फैल तो गया है, तो फैलेगा तो पानी तीनों तरफ से जाएगा, ओवरफ्लो होगा तो पानी पहले अधिक होता था तो नदी के थ्रू ही निकल जाता था। आज एक बड़ा बड़ा आप डैम बना दे रहे हैं, अब डैम में पानी आप स्टोरेज कर रहे हैं,
स्टोर कर रहे हैं, अब अचानक छोड़ दे रहे हैं जब भर रहा है तो एक बार में तटबंध तोड़ के निकल जा रहा है। तो आज पहले उस तरह की स्थिति नहीं था, पहले इतना जनसंख्या भी नहीं था, नदियों को तटबंधों को संकुचित भी आप नहीं कर रहे थे। आप जो पटने में पानी घुस जा रहा था, क्यों घुस जा रहा है? अधिकतर तो रिवर का जो है तो तटबंध था, सब पे जो है आप देखो मुसल्ली घाट देखो, है ना, गाय घाट देखो, सब जो नदी के तटबंध पे घर बना लिया सब। अब पानी आता सबसे पहले वहाँ घुसता है। हाँ, पानी है, मिट्टी काट के घुस जाता है ना, मिट्टी कटिंग भी करता है नदी देखते हैं, मिट्टी देता, घर गिरा लेता है पूरा। अभी देखें वीडियो नदी किनारे में जब घर मिट्टी अंदर से काट लेता है, सिंपल सी बात है। मिट्टी में जो पानी क्या करता है, मिट्टी में जब पानी मारेगा ना तो उसका जो लवण होता है, जो उसका एलिमेंट्स होता है वो निकल गया, वो जैसे निकला वो बालू हो गया, भसक जाएगा वो। पानी में आप मिट्टी ले जाइए, डाल दीजिए, एक घड़ा पानी में जाकर मिट्टी डाल दीजिए, लवण क्या होगा, पानी में घुल जाएगा, अब बालू जाकर बैठ जाएगा। छोटा छोटा कण होता है ना मिट्टी में, बालू बैठ जाएगा। वो बालू में क्यों मिट्टी पकड़ के रखता है, वो टाइट क्यों रहता है? क्योंकि उसमें बहुत सारा एलिमेंट्स होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं ना कि उसमें आप क्या बोलते हैं, एलिमेंट मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, ह्यूमरस भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है उसमें जो मिट्टी को पकड़ के रखता है। जैसे उसको आप डालेंगे, पानी वो घुला, मिट्टी बालू बन के बैठ जाएगा, फंसक जाएगा। समझ में? तो सिंपल सा लॉजिक है। तो जैसे जैसे तटबंध भले आप ऊंचा बना लीजिए, लेकिन जैसे पानी जैसे बारिश होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी कटते चला जाता है, क्योंकि लवण उसका क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है मिट्टी के थ्रू। और नदी का अगर साइड से जैसे जैसे आएगा, पानी मारते जाएगा, तो क्या करो, उसका जो है ह्यूमरस जो है वो खींचते निकल जाएगा। तो जैसे खींचेगा मिट्टी धंसना स्टार्ट हो जाता है। ये है। और नदी से कितना ऊपर आप लेके चले जाइएगा, ओवरफ्लो होगा तो बाहर भागेगा ही। ठीक है। तो एक तो ये है कि जो है यहाँ पर जो है क्या है कि जो है एक एग्रीकल्चर, मतलब जो है एग्रीकल्चर वाला एरिया हो गया। बाढ़ आया, मैदान चूँकि तटबंध छोड़ा हुआ है, सिर्फ खेत वाला पार्ट है ना, खेत वाला पार्ट है। अब मिट्टी आया, खूब लंबा चौड़ा जो है मिट्टी जो है छोड़ के चला गया। कभी नॉर्थ अगर बिहार जाइएगा, गंगा घाट उस समय भागलपुर सब टाइप में जाइएगा, कहलगांव टाइप में, तो देखिएगा ये तटबंध बहुत लंबा है, बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ उसमें। तटबंध इतना बड़ा है, मिट्टी आता तो पानी आता एकदम बालू वाला मिट्टी जो है छोड़ के चला जाता है। पानी जब उतरा तो पूरा बालू में मिट्टी। अब उसमें क्या करता है, सब जाके क्या करते हैं, जैसे ख़त्म होता है बारिश का मौसम, जाके गोभी भी सब लगा देते हैं। अब बालू मिट्टी है, गोभी तुरंत बढ़िया होता है। ये बड़ा कोबी होता है उधर भागलपुर सब में जाइएगा तो, पटना बाढ़ में जाइएगा ना, बाढ़ में देखिएगा खूब गोभी है ना, और जो फसल जो है मक्का उक्का खूब लगा देते हैं, खूब होता है उधर ज़्यादा मक्का ये सब खूब रोपाता है धान की जगह, समझ में। साउथ बिहार में धान ज़्यादा होता है, समझ में। अब मान लीजिए कि जो है मिट्टी आया, अब मिट्टी जो है समतल भूमि मिट्टी है, मिट्टी भी उपजाऊ है ना, मिट्टी उपजाऊ है, उपजाऊ मिट्टी है, समझ में। अब उपजाऊ मिट्टी क्या कर रहा है, मिट्टी उपजाऊ है तो सिंपल सी बात है कि जो है फसल जो है एग्रीकल्चर करने में जो है क्या हो रहा है, आसानी से एग्रीकल्चर कर ले रहे हैं, आसानी से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, समझ में। दूसरा, ये क्षेत्र में वर्षा भी अच्छा होता था, बारिश का भी पानी अच्छा था, है ना। जहाँ पे नदी नहीं है, जहाँ पे खेत टाइप का है, वहाँ बारिश भी पानी दे रहा है, तो एग्रीकल्चर करने में आसान हो जा रहा है, समझ में। एग्रीकल्चर आसान हो रहा है तो एग्रीकल्चर से क्या हो रहा है, अधिशेष उत्पादन हो रहा है, अधिशेष उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। अब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से क्या हो रहा है, हम इसको जो है व्यापार वाणिज्य में हम क्या कर रहे हैं, व्यापार वाणिज्य में जो है इसका हम उपयोग कर रहे हैं, है ना। और साथ में जो है व्यापार वाणिज्य में उपयोग कर रहे हैं तो साथ में जो है बहुत सारे जो उद्योग डेवलप हो गए हैं, है ना, उद्योग भी डेवलप हो गया है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे उद्योग हैं, लोहा का जो है हसिया बनाने वाला है, हल बनाने वाला है, कटार बनाने वाला है, और भी बहुत सारे उद्योग हैं, ठीक है। तो उद्योग भी विकसित हो गए। अब ये व्यापार वाणिज्य और उद्योग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब उद्योग, व्यापार वाणिज्य उद्योग का विकास हुआ। अब इसने क्या किया, इसने
व्यापार वाणिज्य ने कि जो है विभिन्न जो है नगरों को उदय करवा दिया, विभिन्न जो है नगरों को उदय करवा दिया या नगरों का विकास किया। नगरों का विकास हो गया जहाँ पे आप जो है व्यापार वाणिज्य कर सके। व्यापार वाणिज्य को और बेहतर कौन बना दिया, जो है सिक्कों का प्रचलन, सिक्कों का प्रचलन या इसको मुद्रा व्यवस्था बोल सकते हैं। हाँ, मुद्रा व्यवस्था मौर्य काल में नजर आ जा मगध में नजर आता है ना। पंचमार्क टाइप का जो है सिक्का मिलता है, पंचमार्क टाइप का 5 टाइप का चिन्ह जो है सिक्के में मिलता है, पंचमार्क। तो इस तरह का सिक्का भी जो मिलने लगा, तो सिक्का जो है व्यापार वाणिज्य को आसान बना दिया ना। वस्तु विनिमय प्रणाली थोड़ा क्लिष्ट होता है, आपको पता नहीं कि कितना वस्तु दे और कितना वस्तु ले, अब इसका वैल्यू क्या उसका वैल्यू क्या है। सिक्का आने के बाद क्या आप हर वस्तु का मूल्य निकाल सकते हैं और उस हिसाब से वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो मुद्रा व्यवस्था आने से जो है व्यापार वाणिज्य जो है डेवलप हुआ, विभिन्न नगरों का विकास हुआ। तो सरकार को क्या फ़ायदा हुआ, राज्य को। अब राज्य जो है इस व्यापार वाणिज्य से और एग्रीकल्चर अधिशेष से क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार का जो है विभिन्न प्रकार का टैक्स ले रहा है, विभिन्न प्रकार का टैक्स ले रहा है। कहीं चुंगी कर ले रहा है, कहीं लैंड टैक्स ले रहा है, कहीं पे व्यापार टैक्स ले रहा है। और विभिन्न प्रकार का टैक्स लेने से क्या हुआ, राज्य में राज्य का आर्थिक संपन्नता है, राज्य का इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या हुआ, बढ़ गया। अब जब राज्य के पास पैसा आएगा तो राज्य क्या करेगा, राज्य के पास पैसा आएगा तो क्या करेगा, डेवलपमेंट उसमें करना क्या था। डेवलपमेंट का मतलब ही था कि साम्राज्य का विस्तार करना, है ना। तो राज्य के पास पैसा आया तो सैन्य संगठन मजबूत करना स्टार्ट कर दिया, है ना। सैन्य संगठन मजबूत करने लगा, बड़ा बड़ा सेना लाने लगा, हाथी लाने लगा, है ना, अलग अलग जो है हथियार लाने लगा। और सैन्य संगठन मजबूत किया तो इसने किसको प्रेरित किया, इस चीज़ को और बढ़ाने के लिए। मतलब पैसा एक बार आ जाएगा, आप सीमेंट का बिजनेस किए, पैसा आ गया, अब इतना पैसा आ गया कि आप दूसरा जूता का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप स्टार्ट कीजिएगा, रुकिएगा नहीं, पैसा को आप होल्ड नहीं कीजिएगा, अब जूता कीजिए। जूता आ गया तो फिर जो है आप मालूम चलेगा कि जो है आप दूसरा बिजनेस कीजिएगा, गाड़ी बनाने का बिजनेस कीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, राज्य के पास जब सैन्य संगठन आ गया तो क्या करेगा, साम्राज्य का विस्तार करेगा। क्यों, और पैसा आए हमारे पास, और एग्रीकल्चर लैंड आ जाए, और टैक्स वसूल करें हम, ठीक है। तो साम्राज्य विस्तार किया, यही क्या किया, यही साम्राज्य का विस्तार करना ही क्या है, साम्राज्यवाद है, ठीक है। साम्राज्य का विस्तार किया, अब मगध जो है छोटे से बड़ा बड़ा राज्य बनना स्टार्ट हो गया। क्लियर। इस एक सीरीज है, इसमें एक सीरीज है कि इसका जो है आर्थिक संपन्नता क्यों हो गया, क्योंकि इसका सिचुएशन उस तरह का था। एक तो उसको जो है भौगोलिक स्थिति ऐसा था, दूसरा एग्रीकल्चर लैंड भी इनके पास अच्छा था, बारिश पर अच्छा हो रहा था, और जो है आराम से ये खेती वगैरह करके जो है अधिशेष उत्पादन कर ले रहा था। अधिशेष उत्पादन प्लस नदी भी इनके पास है, व्यापार वाणिज्य करने में नदियों की भूमिका भी बहुत है। चारों तरफ नदी है, रोड नहीं बना, जंगल झाड़ क्या, नदी के थ्रू इन लोग व्यापार कर रहे थे। यूपी से लेकर जो है मध्य भारत तक पूरा चल जा रहे थे, समझ में। मत्स्य पालन होगा, अरे मत्स्य पालन करने क्या जरूरत है, नदी में इतना मत्स्य था। पालन तो अब करते हैं इसलिए क्योंकि आपके पास नदी में मछली नहीं है। हाँ, पहले तो अभी जाओगे ना, अभी तुम चल जाओ, अभी के में तुम सोन में चल जाओ, पुनपुन में चल जाओ, गंडक में चल जाओ, कोसी में चल जाओ, गंगा में चल जाओ, भर भर के मछली मिलेगा अभी भर भर के मछली मिलेगा, सारा मछली भी मिलेगा। खेत में आ जाता, जो खेत में पानी घुसता है ना, खेत में मछली छटपटाते रहेगा ऐसा। खूब बड़ा बड़ा मछली आएगा अभी खेत का। आज वो मीठा जल का मछली होगा ना, वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। जो नदी का जो मछली होगा ना, वो बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत मीठा लगेगा। नदी वाला मछली स्पेशली। ठीक है, बंद कर देना। अरे सब लिख के दे दियो जी, सबका हो गया तो कांटेक्ट करते हैं ना, क्या क्या मिला था। टेस्ट तुम नहीं थे तभी हम ले लिए, कल करके दे देना। नहीं क्यों,
क्या सैटरडे? कल सैटरडे है, आज देगी तब ना चेक होता। तो भूल जाओ फिर हम क्या करेंगे। ठीक है बस